हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। अभी तक हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और कंप्यूटर से रिलेटेड जो CSPHCL डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछे गए प्रश्न थे उनको एक MCQs में डिस्कस किया था। ठीक, आज उसी प्रकार हम लोग जनरल हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट सीरीज आएगी आप लोगों के लिए जो CSPHCL एग्जाम जो हुए थे 2019 में, और इसको आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रैक्टिस से ही बहुत सारे क्वेश्चन जो व्यापम है वो रिपीट करता है, जो पूछे गए प्रश्न है उसमें से। तो आपको प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, साथ ही साथ तैयारी करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाना है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आप दबाइएगा। साथ ही आपकी जो कुछ क्वेरीज रहती है या जो PDF मटेरियल आपको मिलते रहती है, साथ ही साथ नए नए एग्जाम्स के जो अपडेट मिलते रहते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। और जो शब्द दिया हुआ है चंद्रशेखर, जब भी समास पहचानना हो आपको तो उसके लिए आपको समास विग्रह होना याद होना जरूरी है। तो देखिए, समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, चंद्रशेखर, चंद्रमा है सर पर जिसके, यानी चंद्रमा है सर पर जिसके। और जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए कि जब किसी दो व्यक्ति में या किसी दो वस्तु में कंपैरिजन करते हुए तीसरे की ओर इशारा किया जाए, जैसे चंद्रमा है सर पर इसके, यहाँ चंद्रमा और सर पर बात हो रही है लेकिन इशारा जा रहा है चंद्रमा है सर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो तीसरे व्यक्ति की ओर बात जा रही है भगवान शिव के ऊपर। तो यहाँ जो समास होगा वो याद रखेगा, हमेशा बहुब्रीहि समास होगा जब भी किसी तीसरे व्यक्ति को इशारा किया जाए। प्रायः आप देखेंगे तो बहुब्रीहि समास में जो भगवान के नाम है वो ही प्रायः आते हैं। ठीक है, तो चंद्रशेखर का जो सही आंसर हो जाएगा समास बहुब्रीहि समास। लेकिन आपको अन्य समासों के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए। जैसे द्विगु समास कहाँ पर होगा, जहां पर भी संख्यावाचक शब्द आए वहां पर द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी, ठीक है, 5 वटों का समाहार, पंचवटी, यहाँ संख्या आ रहा है 5, तो यहाँ द्विगु समास होगा। ठीक उसी प्रकार कर्मधारय समास, कर्मधारय समास कहाँ पर होगा, जहां पर उपमेय उपमान आए या विशेषण विशेष आए, जैसे चरण कमल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जहां दो जो शब्द दिए हों दोनों लगभग बराबर वेटेज के हों, जैसे माता और पिता, माता और पिता दोनों का लगभग लगभग वेटेज है, समान है। भाई बहन, भाई का जितना मूल्य है उतना ही बहन का भी मूल्य है। तो दोनों का जो बराबर वेटेज हो, दोनों अपने आप में परिपूर्ण हो, तब वहां पर द्वंद्व समास आता है। तो इस प्रकार से आपको सभी चीज़ों को याद करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप याद कीजिए। और यहाँ पर दिया हुआ है, यह भाग्यवान नारी है, यह भाग्यवान स्त्री है, यह सौभाग्यवान स्त्री है, और यह भाग्यवती स्त्री है। इसका जो सही आंसर होगा, यह भाग्यवती स्त्री है, यही इसका शुद्ध रूप होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ही वर्ण जब किसी शब्द में बार बार प्रयुक्त होता है तो यह क्या कहलाता है, यानी कौन सा व्यंजन कहलाता है, ये आपको बताना है। और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन और द्वित व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजन में तो दो अलग अलग व्यंजनों का जब मिश्रण होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कैसे कहते हैं। जैसे छ हो गया, छ एक संयुक्त व्यंजन है जो क प्लस स से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे त्र, त्र एक संयुक्त व्यंजन है जो त प्लस र से मिलकर बना है। तो इसी प्रकार छ, त्र, ग्र, ये सब संयुक्त व्यंजन आते हैं। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, जब वायु प्रवाह अधिक होता है, मुख से जब वायु प्रवाह किसी वर्ण को बोलते समय अधिक होता है तो वहां पर महाप्राण होता है। और अल्प प्राण ठीक इसके विपरीत जब कम वायु प्रवाह होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब जो बच जाता है द्वित्व व्यंजन, यही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि जब भी एक ही वर्ण में किसी शब्द में दो बार में प्रयुक्त होते हैं, जब कोई वर्ण दो बार प्रयुक्त होता है और जो एक वर्ण है उसमें से क्या हो जाएगा, या तो हलंत लगा होगा या आधा होगा, तभी वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है रस्सी, यहाँ पर दो व्यंजन प्रयुक्त हो रहे हैं, एक व्यंजन आधा है और एक व्यंजन पूरा है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले ले रहे हैं दिल्ली, दिल्ली में भी देखेंगे तो ये एक आधा ला है और एक पूरा ला है। तो इस प्रकार दो बार जब व्यंजन प्रयुक्त होते हैं तो इसे ही कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। खटमल जो शब्द दिया है इसको लिंग ज्ञात करना है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं और ये आपको अक्सर कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो खटमल है वह पुल्लिंग है, आपको याद रखना है। यहाँ पर खटमल जो शब्द है वह पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। और किस शब्द का, कागज शब्द का। कागज शब्द के लिए बहुवचन बताना है। तो देखिए, कागज शब्द के लिए जो बहुवचन शब्द है वह भी कागज ही प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, कागज। ठीक है, कागज शब्द बहुवचन के लिए भी प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों है। अब यहाँ पास आपको ऑप्शन दिया हुआ है,
पंचतत्व, हस्तलिखित, नीलाकाश और जीवन मरण। ठीक है, यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा होगा नीलाकाश। ठीक है, नीला आकाश, आप इसे संधि और समास दोनों रूप में तोड़ सकते हैं। नीला प्लस आकाश, नीलाकाश, दीर्घ स्वर संधि बन जाता है। जैसे आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नीला प्लस आकाश, और ये जो एग्जाम्पल है यह दीर्घ संधि का है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसका जब समास विग्रह किया जाता है तो नीला है आकाश। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर इसका समास विग्रह किया जा सकता है। तो नीला प्लस आकाश और नीला है जो आकाश, ऐसा टाइप का इसका समास विग्रह दोनों हो जा रहा है। तो यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलाकाशी हो जाएगा, क्योंकि इसको समास और संधि दोनों में तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, संधि विच्छेद की दृष्टि से कविस्वर शब्द का सही विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी और सी, डी के माध्यम से, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कविस्वर है, यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं कविस्वर, इसमें जो व में मात्रा लगी हुआ बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, वहीं जब इसका संधि विच्छेद होगा तो जो कवि बनेगा उसमें छोटे ई की मात्रा आएगी। आपको ये चीज स्पेशली ध्यान रखना है, कवि और ईश्वर में हमेशा बड़ा ई रहता है। तो इस प्रकार जो सही संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कविस्वर में कवि प्लस ईश्वर, इसका सही संधि विच्छेद होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक है, ह्रस्व स्वर नहीं है तो आपको यहाँ पर बताना है उ, ई और ए और अ। ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ह्रस्व स्वर छोटे मात्रा वाले स्वर होते हैं और इनकी संख्या 4 है, जो कि है अ, ई, उ और री। ये चारों कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, इन्हें ही मूल स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं अ तो आपको ऑप्शन मिल गया, ई मिल गया और ओ मिल गया। ये जो ए है ये दीर्घ स्वर कहलाता है, तो यही ह्रस्व स्वर नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए, ऐ, ओ, औ कौन से स्वर हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि जो अ, ई, उ और री है ये मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है, और इसके अतिरिक्त जो ए, ऐ, ओ, औ है ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द के अर्थ का चयन कीजिए। यहाँ पर जो लौकिक शब्द दिया हुआ है इसका अर्थ आपको बताना है। जो इस लोक की बात हो या पकड़ लिया गया हो, लौकी से बना या एक समान दिखने वाला। देखिए लौकिक शब्द प्रयुक्त होता है, जो इस लोक की बात होती है उसके लिए लौकिक होता है, और जो दूसरे लोक के लिए बात होती है वो परलौकिक होता है। इसी टाइप से आपको इसमें याद भी रख लेना है, जो इस लोक की बात हो तो लौकिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। माथा ठगना, अथनकना, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, एक मुहावरा दिया हुआ है, आपको इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है अनिष्ट का आशंका होना, क्रोध आना, हिम्मत आना और भयभीत हो जाना। तो क्रोध आना और भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, ये सब तो इसके जो सही आंसर नहीं लग रहे हैं। इसका जो सही आंसर है अनिष्ट आशंका होना, यानी अनिष्ट की आशंका होना, माथा ठनकना का सही आंसर हो जाएगा। ये मुहावरा है जिसका अर्थ आपको बताना था। दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। अब यहाँ पर शब्द दिया है, इसके लिए आपको इसके विपरीत मुहावरा बताना है। अवसर का लाभ उठाना, आकाश पाताल एक करना, बहती गंगा में हाथ धोना, अंगारों पर पैर रखना और फुलाना समाना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब यहाँ पर निकल रहा है अवसर का लाभ उठाना। फिर है दिए गए वाक्य में काल ज्ञात कीजिए। मैंने किताब पढ़ी, इसमें आपको काल बताना है। सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्य काल है। तो जो मैंने किताब पढ़ी है, इस शब्द को पढ़ते ही आपको ये जो मालूम होना चाहिए कि ये सामान्य वर्तमान काल का शब्द है। मैंने किताब पढ़ी यानी एक सामान्य वर्तमान काल का शब्द है, इनडेफिनेट है। ठीक है, चलिए अभी ये जो कार्य है ये पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए इसको सामान्य वर्तमान काल में रखा जा रहा है। ठीक है, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। शरत चंद्र, अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है शरत प्लस चंद्र का आपको संधि बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा शरत चंद्र, जो आपको यहाँ पास ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र हो जाएगा। ठीक है, शरत चंद्र ये इसका सही आंसर होगा, जो आपको यहाँ पास ऑप्शन में शायद नहीं देखने को मिल रहा है। शरद चंद्र, शरद चंद्र, ये सारे ऑप्शन जो है रॉन्ग है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जिसमें डबल च रहेगा, शरद चंद्र का, और जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस प्रकार से शरद चंद्र। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है ब्रह्म, ब्रह्म का आपको विलोम शब्द बताना है।
और इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं जीव, जीव जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द की शुद्ध उत्तरावस्था ज्ञात कीजिए। और घनिष्ठ यहाँ पर जो शब्द दिया है तो आप यहाँ देख सकते हैं शुद्ध उत्तरावस्था यानी इसके बाद की अवस्था हो जाएगी घनिष्ठतर। घनिष्ठतर इसकी सबके इसके बाद की अवस्था यानी शुद्ध उत्तरावस्था हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग याद कीजिए। सुंदर। अब सुंदर एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं सौंदर्यता, सौंदर्यीकरण, सुंदरी और सौंदर्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरी, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग की क्रिया ज्ञात कीजिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। यहाँ पर आपको क्रिया बताना है। क्रिया जैसे सकर्मक है, अकर्मक है, इस प्रकार से क्रिया के प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक इस प्रकार के। तो आपको यहाँ पर क्रिया बतानी है। तो देखिए सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। सकर्मक होता है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, ठीक है। और अकर्मक क्या होता है जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है। यहाँ पर इसके पहचानने की कुछ ट्रिक भी है कि आप उन दोनों के मध्य, कर्ता और कर्म के मध्य कुछ प्रश्न पूछें और उसका जवाब अगर आपको सही सही मिल जाता है, यानी एक ही जवाब मिलता है तो सकर्मक है, कोई जवाब नहीं मिलता है तो अकर्मक हो जाता है, और दो अलग अलग जवाब मिलते हैं तो वो फिर द्विकर्मक होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। यहाँ पर जो उड़ने का जो प्रभाव है वो पड़ रहा है चिड़िया के ऊपर यानी कर्ता के ऊपर, ठीक है। तो ये कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये जो हो जाएगा अकर्मक। इसको पहचानने का एक और तरीका है कि जो कर्ता है और क्रिया है, क्रिया अर्थात उड़ना और कर्ता अर्थात चिड़िया, इन दोनों के मध्य आपको 3 प्रश्न पूछने हैं। क्या, किसे और किसको। अगर आपको केवल एक ही जवाब मिलता है तो उसका मतलब है वह सकर्मक है। अगर आपको कोई जवाब नहीं मिलता है तो उसका अर्थ है अकर्मक है। जैसे इसमें हम प्रयास करते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो चिड़िया क्या उड़ रही है, कोई जवाब नहीं मिला हमें। चिड़िया किसे उड़ रही है, कोई जवाब नहीं मिला। चिड़िया किसको उड़ रही है, कोई जवाब नहीं मिला। तो इसका अर्थ है यह जो है अकर्मक है। अगर यहाँ पास एक ही टाइप का जवाब मिलता तो हमें उसको सकर्मक लगाना होता, लेकिन यहाँ कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो ये अकर्मक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है। यहाँ पास आपको ऑप्शन दिया हुआ है लड़की, बेटी, अचला, वसुधा। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो लड़की और बेटी यहाँ तक तो सही है। अचला और वसुधा ये धरती के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा में आते हैं सुता, धरा, वसुमती, अचला। यहाँ पर भी अचला आ गया, ठीक है, धरा आ गया, तो ये बेटी के पर्यायवाची नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाता है। तनिया, आत्मजा, दुहिता और तनुजा, ये सारे के जो शब्द दिए हुए हैं ये पुत्री के ही पर्यायवाची हैं। वहीं अगर इसमें जाते हैं ऑप्शन डी में, भाया, कांता, देखिए कांता जो है स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। अबला जो है नारी यानी स्त्री, पत्नी के लिए वनिता, ये सारे स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं। भाया यानी अनुज के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप ज्ञात कीजिए। आप शनिवार को चले जाएं, आप शनिवार के दिन चले जाएं, इसका आपको शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। आप शनिवार के दिन चले जाएं, आप शनिवार को चले जाएं, आप सप्ताह के दिन चले जाएं, आप शनिवार के चले जाएं, आप चले जाएं शनिवार के दिन को, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। आप शनिवार के चले जाएं, यह भी शुद्ध नहीं लग रहा है। आप सप्ताह के दिन चले जाएं, यह भी शुद्ध नहीं है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आप शनिवार को चले जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। गायक, ठीक है, गायक शब्द का संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका देखें तो गे प्लस अक, गय प्लस अक, गा प्लस यक और गय प्लस यक। जो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा गय प्लस अक, ठीक है, गय प्लस अक, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिखने को मिल रहा है, ठीक है। और यह जो संधि है वह अयादी स्वर संधि है, ठीक है। आपको संधि का नाम भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है यह अयादी संधि है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुल 21 क्वेश्चन पढ़े।
जो अगले 20 क्वेश्चंस है, अब उसको 19 या 20 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है फिर इससे जल्दी लंबा हो जाएगा। तो चलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करता हूँ। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के CSPHCL डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने लगभग 21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पार्ट है इसमें लगभग 40 संख्या तक के प्रश्न होंगे। और चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? आपको समास विग्रह जो दिए हुए हैं उसको साथ मिलान करना है कि कौन सा सही नहीं है। देखिए, पहला है पंचानन, 5 है जिसके आनन, ये सही है। पुस्तकालय, पुस्तक और आलय, देखिए पुस्तकालय का जो समास विग्रह होना चाहिए वो हो जाना चाहिए पुस्तक का आलय, यानी पुस्तक का घर। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है ये रॉन्ग है और यही आपको बताना था कि कौन सा सही नहीं है। तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो बी सही है। इसके अतिरिक्त जो अन्य दिया हुआ है, सुलोचना सुंदर है जिसके लोचन, और दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है, ये आपको यहाँ पर से क्लियर हो जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? देशज है, तद्भव है, विदेशज है और तत्सम है। देखिए, तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के ही शब्द होते हैं और हिंदी में यूज होते रहते हैं। सेम संस्कृत के शब्द हैं और सेम हिंदी के, दोनों सेम रहते हैं और यूज होते रहते हैं, ये तत्सम है। तद्भव क्या है? जब संस्कृत से कुछ वह परिवर्तित होकर हिंदी में यूज होते हैं तब उसे तद्भव कहा जाता है। तो देखिए, पुष्प जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी पुष्प यूज होता है, संस्कृति में भी पुष्प यूज होता है। तो यह जो हो जाएगा आपका तत्सम का शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है, तत्सम यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठम रूप से व्यक्त करता है। दांत काटी रोटी होना, ऑप्शन दिया है घनिष्ठ मित्रता होना, दुश्मनी होना, दांत से रोटी काटना, बुरी तरह काटना। दांत काटी रोटी होना, इसका जो सही मुहावरे का अर्थ है घनिष्ठ मित्रता होना। तो आपका जो ऑप्शन ए है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। देखिए, ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप अक्सर प्रयोग करते होंगे इसको, कि कम परिश्रम जो श्रम करते हैं आप अधिक, लेकिन कुछ उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन जो ए दिख रहा है, श्रम करने पर कुछ न मिलना, कम श्रम करके बहुत मिलना, तो ये तो बहुत रॉन्ग हो जाता है। अधिक परिश्रम पर कम फल मिलना, ठीक है। यानी आपने खोदा पहाड़, यानी परिश्रम तो बहुत अधिक किया लेकिन उसके अनुसार आपको चूहिया मिली, यानी बहुत कम मिला। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। परिश्रम के बिना ही फल मिला, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। व्यसन, व्यसन का जो पर्यायवाची शब्द होता है आदत। आप किसी भी चीज़ को अपने लाइफ स्टाइल में अगर डेली करते हैं, यानी उसकी आपको आदत लग जाती है, आप उसके व्यसन उसको कर लेते हैं, यानी उसको आप हैबिट बना लेते हैं, ये व्यसन शब्द का सही पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको डी देखने को मिल रहा है। किस क्रमांक में तत्पुरुष समास है? समास के प्रकारों में से एक है तत्पुरुष समास, ठीक है। और यहाँ पर आपको तत्पुरुष समास बताना है, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। खगेश, ठीक है, खगेश पर्यायवाची शब्द है आपके गरुड़ का, ठीक है, जो पक्षियों का राजा है, जो खगों का ईश है और वह कहलाता है गरुड़। तो इस प्रकार किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है, तो ये तीसरा व्यक्ति कौन है? गरुड़। तो ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट है बी ऑप्शन, शिवार्पण, शिव को अर्पण। यहाँ एक विभक्ति आ रही है को, और ये विभक्ति आ रही है, अर्थात यहाँ पर तत्पुरुष समास है। शिव को अर्पण, तत्पुरुष समास, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। बहु का आपको बहुवचन बताना है, तो जो बहुएं, ये जो शब्द दिया हुआ है ऑप्शन ए में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुएं इसका सही बहुवचन हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है और कोई त्रुटि नहीं है, तो उसे ऑप्शन 4 चूज करके यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग उसको क्रमांक दे दिए गए हैं। जैसे एक जो दिया है, पूरा अगर मैं शब्द पढ़ूं तो आपकी घड़ी में कितना बजा है, ये आपको पूरा सेंटेंस है और इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है आपको बताना है। घड़ी में ये तो सही शब्द है, कितना ये भी सही शब्द है, बजा है इसके जगह पे होना चाहिए कितने बजे हैं, तो जो तीसरा वर्ड है वो गलत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों की कुल संख्या क्या है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर ध्वनियों की कुल संख्या आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। बिल्कुल, ये कई बार पूछा गया है। आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि ये जो संख्या है वह 11 है। इसकी संख्या कितनी है? 11। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 6 6 और 6 और 6 इस प्रकार से आपको लिखा दिख रहा होगा, जिसमें ये वाला जो 6 है ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई, घर, सभा और श्याम। श्याम तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख रही है, घर भी आपको, सभा जो है आपको समूहवाचक जो संज्ञा दिख रही है। यहाँ जो लंबाई है यही भाववाचक संज्ञा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्दों में से गुण संधि का उदाहरण बताना है आपको। गुण स्वर संधि की पहचान क्या होती है? जहां पर भी ए ओ आई, ठीक है, ओ आई, अर आई, ये सभी के सभी गुण स्वर संधि है, इसकी पहचान ही है। तो देखिए, महर्षि में आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको अर प्राप्त होगा, तो यही इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द देशज है? खेत, जो एक संस्कृत का शब्द है क्षेत्र, उसी से आया है विकसित होकर खेत। तो खेत जो है वो तद्भव शब्द है। अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत में भी अग्नि यूज होता है, हिंदी में अग्नि यूज होता है। ठीक है, इस प्रकार प्रार्थना भी है। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है लोटा, यही जो है देशज शब्द है, यानी देशज शब्द। यहाँ पर आपको बताना था कौन सा शब्द देशज है, तो लोटा जो शब्द है वो देशज शब्द है। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? यानी आपको तद्भव शब्द बताना है जो संस्कृत में थे उससे विकसित होकर हिंदी में आया है। देखिए, बच्चा, बच्चा शब्द का अगर संस्कृत देखें तो ये हो जाता है बालक। ठीक है, बालक, और बालक से ये कन्वर्ट होकर बना है बच्चा, तो यह तद्भव हो जाएगा, और बालक जो शब्द है वो तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चा शब्द याद रखना है, यह संस्कृत से तद्भव होकर आया है। दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप ज्ञात करना है। आम और कलम शब्द संज्ञा है। आम तथा कलम शब्द संज्ञा है। आम कलम शब्द संज्ञा है। आम और कलम संज्ञा है। आम और कलम दोनों शब्द संज्ञा है। यहाँ पर आपको शुद्ध रूप बताना था वाक्य का, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे, आम और कलम संज्ञा है, यानी आम और कलम संज्ञा है। ये जो शब्द को आप ध्यान देखना है, ठीक है, जो शुद्ध वाक्य है पूरा उसको ध्यान देना है। एक किसी पर्टिकुलर आम और कलम ये आपको ना ध्यान देते हुए पूरे एक वाक्य को ध्यान देना है। तो आम और कलम संज्ञा है, यह शुद्ध रूप हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, उऋण, उऋणी, उऋण और उइनी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो उऋण है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर, यानी उतना ही पंख फैलाना चाहिए जितनी लंबी। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं इसको कि उतना ही पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर। तो यहाँ पर एक कंडीशन बन रहा है, एक संबंध बन रहा है कि जितना पाँव पसारिए, तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर। तो ये जो ऑप्शन बी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सौर। यहाँ पर एक संबंध बन रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो और बच्चों की त्वचा मुलायम होती।
उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पर जो विशेषण दिख रहा है वो संख्या के अकॉर्डिंग दिख रहा है, ठीक है। उसके पास 4 पुस्तकें हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उस वृक्ष को मत काटो, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। बच्चों की त्वचा मुलायम होती है। यहाँ पर त्वचा की जो विशेषता बताई जा रही है उसके जो गुण के अनुसार मुलायम बताई जा रही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठतम रूप से व्यक्त करता है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। सीमित संसाधनों से काम चलाना, कंजूसी करना, छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। देखिए यहाँ पर जो मुहावरा दिया है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का अंतिम प्रश्न था। आशा है आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोस हम और भी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।